तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 5 है। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो के 4 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिनके अंदर हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं और जो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं उनको हम लोगों ने अभी तक डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स बचे हैं, द फर्स्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों को एक पढ़ना है पॉली एम्ब्रियोनिक एंड एपोमिक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों सब टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर के रहते हैं। ठीक है, इन दोनों ही टॉपिक्स को हम लोग टोटल 2 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग 2 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, यानी कि एक आज वाली वीडियो और एक आने वाली वीडियो से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये जो वीडियोस है ये किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी, चाहे फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। या फिर अगर आप नीट यूजी के स्टूडेंट हैं या सीयूईटी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, नीट यूजी के लिए यानी कि आप अगर अभी इस साल 12th में हैं तो आप अपने तीनों ही एग्जाम्स के लिए इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, या फिर अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर और जितने भी चैप्टर्स हम लोग कवर करवाएंगे सभी के लिए इन वीडियोस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। ठीक है, हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन तक कवर कर लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारे पास में क्या क्या बन रहा था। एक हमारे पास में जाइगोट बन रहा था, ठीक है, जिसकी प्लॉइडी थी 2n, यानी डिप्लॉयड जाइगोट बन रहा था। एंड इसके अलावा एक प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा था, यानी कि पेन, जिसकी प्लॉइडी जो थी वो ट्रिप्लॉइड थी। ठीक है, यानी कि वो बेसिकली 3n उसकी प्लॉइडी थी। ठीक है, यानी कि वो ट्रिप्लॉइड हमारे पास में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा था। अभी हम लोग बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या इवेंट्स अकर होते हैं, यानी कौन कौन से इवेंट्स है जिनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं, एंड उन इवेंट्स के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारा हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, और फर्टिलाइजेशन क्या है आपका, जब आपका फ्यूजन हो गया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, और वहां पर क्या हो गया आपका जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। तो जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद में क्या क्या इवेंट्स अकर कर रहे हैं, उन इवेंट्स को हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली 4 इवेंट्स मेजरली अकर करते हैं। ठीक है, एक तो क्या होगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, सीड फॉर्मेशन होगा, एंड लास्ट में आपका फ्रूट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये किस किस तरीके से इवेंट्स अकर करते हैं हम लोग वो सारा जो है इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए एंडोस्पर्म की, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले आपका क्या होगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब व्हाट इज एंडोस्पर्म, है ना, अगर मैं पूछूं आपसे, सो व्हाट इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होता है आपका, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म आपका क्या होता है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। देखो क्या होगा कि हमारा जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, है ना, एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा जाइगोट से, जाइगोट से आपका क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ठीक है, अब अगर ये एम्ब्रियो बनना है ना, अगर ये एम्ब्रियो बनना है तो इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो इस एम्ब्रियो को अपने डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम एंडोस्पर्म करता है। ठीक है, वो जो न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को चाहिए अपनी कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो ठीक से ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, तो वो जो न्यूट्रिशन है वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ
what happens, the primary endosperm cells divide repeatedly and form a triploid endosperm tissue. तो जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है ना, वो रिपीटेडली डिवाइड करके क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। यानी एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, ट्रिप्लॉइड होगी, ठीक है, यानी कि 3n होगी। अच्छा, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है वो ट्रिपल फ्यूजन की वजह से हो रहा है। ट्रिपल फ्यूजन क्या था, ट्रिपल फ्यूजन वाज जब हमारी दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज करते थे और वहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहे थे, तो इसी को हम लोगों ने ट्रिपल फ्यूजन कहा था, ठीक है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, देन आई विल रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो देख के आए और उसके बाद में आप लोग इस वीडियो को देखें। ये पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। ये जो नोट्स रहेंगे ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहां से जाके आप इन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली होगा क्या, ट्रिपल फ्यूजन की वजह से एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा। एंड ये कहाँ से होता है, बेसिकली ये डेवलपमेंट होता है फ्रॉम सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक से ये जो आपका एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है वो होता है, ठीक है। नाउ द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। देखो एंडोस्पर्म का क्या काम, क्या है, न्यूट्रिशन देने का काम है। तो ऑब्वियसली जो एंडोस्पर्म के सेल्स होंगे वो किससे बने होंगे, दे विल बी फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स, तभी तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं ना। एंड दे आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। अभी तक मैं यही बात बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एंडोस्पर्म का जो मेजर काम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का है, ठीक है। अच्छा, एंडोस्पर्म जो होता है वो ऑर्किडेसी फैमिली, पोडोस्टिमेसी फैमिली और ट्रेपेसी फैमिली के स्पीशीज के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट एक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। लाइन क्या है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यानी ये लाइन क्या बोलना चाह रही है, ये लाइन बोल रही है कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ना, मन में आ सकता है। देखो मैंने पहले भी बताया कि एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म करता है। तो अगर एंडोस्पर्म डेवलप नहीं होगा, क्या वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगा, ऑब्वियसली नॉट। तो इसलिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के मोड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के मोड्स क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली दो मोड्स होते हैं, ठीक है। दो मोड्स होते हैं। पहला क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, और सेकंड होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, अगर फ्री न्यूक्लियर की बात करूं तो यहाँ पर होगा क्या, एक तो प्री न्यूक्लियर जो होता है ना, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है। तो होगा क्या, जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स होती है। सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स का क्या मतलब है, एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर डिविजन्स अक्कर करेंगी एंड फाइनली वो क्या बनाएंगी, एक फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगी। वो क्या करेंगी, एक फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स हुई, उसके बाद क्या हो गया, फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। जब फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद वहां पर क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। वहां पर वॉल का फॉर्मेशन होगा एंड उसके बाद में क्या हो जाता है, वो जो एंडोस्पर्म सेल होता है हमारा, ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू होता है वो क्या होता है, इसीलिए हमारा मल्टी सेल्यूलर होता है, ठीक है। इसीलिए जो एंडोस्पर्म टिश्यू होता है वो क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर टिश्यू, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स होने की वजह से फ्री न्यूक्लियाई बनी और फ्री न्यूक्लियाई के ऊपर वॉल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में वहां पर वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, वॉल फॉर्मेशन तब हो रहा है जब वहां पर फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। जबकि सेल्यूलर मोड ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो पेन होता है ना, पेन कौन सा, क्या ये वाले पेन की बात कर रही हूँ क्या मैं, ये वाले पेन की तो बात नहीं कर रही ना,
हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा हर डिवीजन के बाद में। फॉर एग्जाम्पल जो आपका पेन है उसके अंदर एक डिवीजन हुई, ठीक है, एक डिवीजन हुई, फिर वहां क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मान लो कि वहां पर सेकेंड डिवीजन हुई, फिर वहां वॉल फॉर्मेशन होगा। तो यानी कि जितने भी वहां पर डिविजन्स होंगे, हर डिवीजन के बाद में वॉल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर मोड ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। जहां पर हर डिवीजन के बाद में एक न्यू वॉल का फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम लोग बोल रहे हैं सेल्यूलर मोड ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पिट्यूनिया। इसके अलावा जो आपका कोकोनट वाटर होता है ना, कोकोनट वाटर क्या होता है आपका, दैट इज एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, क्योंकि वो किससे बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। जो आपका कोकोनट होता है, कोकोनट वाटर जो होता है ना, कोकोनट के अंदर क्या होता है आपका, व्हाइट व्हाइट कर्नल होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है आपका, पानी होता है। तो वो जो पानी होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जबकि वो जो व्हाइट कर्नल होता है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, दैट इज दी सेल्यूलर एंडोस्पर्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जस्ट अ मिनट, उसको हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर एंडोस्पर्म। वो जो व्हाइट कर्नल है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फेट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। Endosperm is meant for the nourishment of embryo. It can be completely consumed during development of embryo or it can persist in mature seeds. देखो क्या होता है, पहली बात तो एम्ब्रियो सॉरी एंडोस्पर्म का यूज क्या होता है, इट इज यूज फॉर नरिशमेंट। ये मैं अभी तक इस वीडियो में ये आई गेस 50 बार बोल चुकी हूँ कि जो एंडोस्पर्म का काम है वो नरिशमेंट का काम है, न्यूट्रिशन देने का काम है, ठीक है। तो जब क्या होता है आपका एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, जब आपका एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो क्या होता है, अभी एंडोस्पर्म के साथ में क्या होता है, या तो एंडोस्पर्म क्या होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, कंप्लीटली या तो वो कंज्यूम हो जाएगा। बट कई बार वो क्या करता है, कुछ केसेस में मेच्योर सीड के अंदर हमारा एंडोस्पर्म भी देखने को मिलता है, ठीक है, मेच्योर सीड्स के अंदर भी हमें एंडोस्पर्म देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि क्या एंडोस्पर्म हर बार कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार मैच्योर सीड्स के अंदर भी जो हमारा एम्ब्रियो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोस्पर्म। अभी तक हम लोगों ने बात की कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता कैसे है, एंडोस्पर्म क्या होता है, कितने टाइप के डिविजन्स होते हैं, एंड एंडोस्पर्म क्या परसिस्ट करेगा या फिर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो की, ठीक है, हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो की। अब क्या होता है, जब जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से जब हमारा एम्ब्रियो बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनिक। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी, यानी कि जाइगोट से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को हमें मिल रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोजेनी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनी। बेसिकली एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है इसीलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोजेनिक बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना, ध्यान से समझो, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा, यस, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा वो कहाँ होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे होगा एम्ब्रियो सेक के। कहाँ पर होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे होगा एम्ब्रियो सेक के, जहां पर आपका जाइगोट सिचुएटेड होता है। हम लोगों ने बात की थी कि जो जाइगोट होता है वो कहाँ पर होता है, वो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर होता है, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो भी कहाँ होगा, एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर होगा, ठीक है। Most zygotes develop only after a certain amount of endosperm is formed, यानी कि क्या होता है, मैक्सिमम केसेस के अंदर जाइगोट तभी डिवाइड करना स्टार्ट करता है जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बन चुका होता है। ऑब्वियसली उसको भी पता है ना कि अभी मेरे पास में एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, तो जब उसके पास में एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है तभी तो वो अपनी डिवीजन स्टार्ट कर पाएगा ना, क्योंकि उसको भी क्या चाहिए, अपनी डिविजन्स के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो जब एक पर्टिकुलर अमाउंट में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा तभी क्या होगा, आपका जाइगोट डिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड श्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development are similar in both monocots and dicots, यानी कि क्या होता है,
देखो मोनोकॉट सीड्स और डाइकॉट सीड्स काफी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में भी। बट जो स्टेजेस होते हैं, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं, आप स्टेजेस में क्या क्या होते हैं आपके, ग्लोबुलर एम्ब्रियो होता है, ठीक है, फिर हमें अर्ली हार्ट शेप देखने को मिलता है, ठीक है, अर्ली हार्ट शेप देखने को मिलता है, और फिर हम लोगों को लेट हार्ट शेप देखने को मिलता है, ठीक है, लेट हार्ट शेप देखने को मिलता है, और उसके बाद में फाइनली कॉटिलेडन देखने को मिलता है, ठीक है, फाइनली कॉटिलेडन देखने को मिलता है। तो बेसिकली इस तरीके से जो है आपका एम्ब्रियो के स्टेजेस होते हैं। मोनोकॉट्स में भी इसी तरीके से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है और डाइकॉट्स में भी इसी तरीके से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। बस मोनोकॉट्स में क्या होगा, वहां पर एक कॉटिलेडन बनेगा, और डाइकॉट्स में क्या होगा, दो कॉटिलेडन बनेंगे, ठीक है। The zygote give rise to pro-embryo and subsequently to the globular heart-shaped and mature embryo। यानी zygote से सबसे पहले क्या बनेगा, zygote से सबसे पहले बनेगा आपका pro-embryo, pro-embryo के बाद में क्या बनेगा, globular embryo, heart-shaped embryo, और उसके बाद में आपका क्या बनेगा, बेसिकली जो आपका मेच्योर होगा, है ना, जो आपका मेच्योर एम्ब्रियो होगा वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अगर इस डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को इसमें क्या देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये जो आपको डायग्राम दिखाया हुआ है ना, सबसे पहले तो ये आपको डाइकॉट के अंदर दिखाया हुआ है, ठीक है, डाइकॉट के अंदर जो है आपको स्टेजेस दिखाए हुए हैं। ये मैंने जो फिगर्स ली हुई है ये एनसीईआरटी से ही ली हुई है, तो अगर आप लोग चाहें इनकी हेडिंग्स आपने देखनी है तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप अपने डायग्राम्स जो है वहां से भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये जाइगोट है, जाइगोट आपका डिवीजन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जाइगोट आपका डिवीजन करना स्टार्ट करेगा, एंड वहां पर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा। ग्लोबुलर क्या होता है, बेसिकली राउंड, ठीक है, राउंड शेप का। आपको ये देखो, ये शेप जो है ये आपको थोड़ी राउंड देखने को मिल रही है ऐसी, ठीक है। फिर क्या होगा आपको, हार्ट शेप। अब जो हार्ट शेप्ड होती है ना, इसमें भी दो होते हैं। हार्ट शेप की अगर मैं बात करूं तो एक होता है अर्ली हार्ट और एक होता है लेट हार्ट, ठीक है। अर्ली हार्ट क्या होता है, जो ग्लोबुलर के तुरंत बाद बनता है, यानी वो कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको, ठीक है, वो आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा ऐसे, ठीक है। और जो लेट हार्ट होता है वो काफी मेच्योर्ड, वो इस तरीके से दिख रहा होता है। जब आपको ऐसी शेप दिखेगी तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, आपका लेट हार्ट शेप है, ठीक है, ये आपका क्या है, लेट हार्ट शेप्ड है, और ये आपका अर्ली हार्ट शेप है, ठीक है। जब लेट हार्ट शेप हमें दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाया हुआ है ये आपको लेट हार्ट शेप दिखाया हुआ है। अच्छा, ये आपका क्या होता है, दिस इज योर सस्पेंसर सेल्स, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, सस्पेंसर सेल होते हैं। और फाइनली ये आपका क्या दिखाया हुआ है, ये आपका मैच्योर दिखाया हुआ है, जहां पर हमें कोटिलेडन देखने को मिल रहे हैं, प्लूम्यूल देखने को मिल रहे हैं जहां से हमारी शूट्स अराइज होंगी, एंड हमें रेडिकल देखने को मिल रहे हैं जहां से हमारी शूट्स अराइज हो, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर क्या है, डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेजेस यहाँ पर दिखाए हुए हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट एम्ब्रियो स्ट्रक्चर डाइकोटिलेडन्स में कैसा होता है, ठीक है। अब डाइकोटिलेडन्स क्या होते हैं, जिनके अंदर दो कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपके दो कोटिलेडन प्रेजेंट है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे डाइकॉट्स, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे डाइकॉट्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलेडन्स, यानी वहां पर क्या होगा, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको दो कोटिलेडन्स देखने को मिल रहे हैं, एक ये और एक, ठीक है। The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle, which terminates with the plumule or stem tip। देखो अब क्या होगा, कोटिलेडन के ऊपर वाला जो लेवल होगा, कोटिलेडन से जो ऊपर वाला एक्सिस लेवल होगा, यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, क्या होगा कि जो आपके कोटिलेडन्स हैं उनके ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, उनके ऊपर वाला जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन है उसके ऊपर हमें प्लूम्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली वहां पर हमें एपिकोटाइल, जिस एरिया में हमें प्लूम्यूल देखने को मिलेगा उसे हम लोग एपिकोटाइल बोलेंगे, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल, ठीक है। और जहां पर हमारा जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, सिलेंड्रिकल पोर्शन देखने को मिल रहा है, यानी कोटिलेडन यहाँ है, नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका एपिकोटाइल, ठीक है, ये आपका क्या होगा, एपिकोटाइल।
क्योंकि ये क्या है, कॉटिलेडन से ऊपर वाला पोर्शन है। एंड कॉटिलेडन से नीचे आपका क्या होगा, हाइपोकोटाइल, ठीक है, जहां पर आपका रेडिकल प्रेजेंट होगा या फिर आपका रूट टिप प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो हमें भी पता है कि रूट्स के नीचे क्या लगी होती है, रूट कैप लगी होती है। तो हाइपोकोटाइल रीजन के अंदर हम लोगों को रेडिकल देखने को मिलता है, और एपिकोटाइल रीजन के अंदर हम लोगों को प्लूम्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि हमें एपिकोटाइल रीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लूम्यूल देखने को मिलेगा, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेम टिप देखने को मिलेगी। और जो हमारा हाइपोकोटाइल जो होता है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, हमें रूट टिप देखने को मिलेगी, ठीक है। रूट टिप हम लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, या फिर इसको हम लोग रेडिकल भी बोल देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेडिकल भी बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। ये डायग्राम काफी इजी है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोनोकोटिलेडन एम्ब्रियो स्ट्रक्चर की, यानी कि वो एम्ब्रियो जहां पर एक कोटिलेडन प्रेजेंट है ना, या बेसिकली वो प्लांट्स जो मोनोकोट्स होते हैं, ठीक है। जो मोनोकोट्स होते हैं हमारे, मोनोकोट्स के अंदर किस तरीके का एम्ब्रियो हम लोगों को देखने को मिलता है उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली ना, इसके नाम से समझ में आ रहा है, मोनो मीन्स वन एंड कोटिलेडनस मीन्स कोटिलेडन। जहां पर एक कोटिलेडन प्रेजेंट है वो क्या होंगे, आपके मोनोकोटिलेडन्स होंगे, है ना, या मोनोकोट्स होंगे। इन द ग्रास फैमिली, अब ग्रास फैमिली क्या होती है, आपकी मोनोकॉट्स होती है, ठीक है। क्या होगा, कॉटिलेडन को क्या बोला जाता है, स्क्यूटेलम, ठीक है। ग्रास फैमिली के अंदर कॉटिलेडन को आप क्या बोलेंगे, ग्रास फैमिली के अंदर हम लोग कॉटिलेडन को बोलेंगे स्क्यूटेलम, ठीक है। क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वहां पर उसको स्क्यूटेलम। ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ग्रास के एम्ब्रियो का, ठीक है। ग्रास के एम्ब्रियो का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एक हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ग्रास फैमिली के अंदर क्या होगा, कॉटिलेडन को हम क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम, जो कहाँ पे सिचुएटेड होगा, बेसिकली लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस पे आपका स्क्यूटेलम जो है वो सिचुएटेड होता है, ठीक है। क्या होगा, लेटरल साइड के ऊपर आपका स्क्यूटेलम सिचुएटेड होगा, ठीक है। लोअर एंड के ऊपर क्या होगा, ऑब्वियसली अगर लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड पे हाइपोटाइपी क्या था, लोअर एंड था। यहाँ पर भी जो लोअर एंड होगा तो वहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर रेडिकल और रूट कैप होगा, ठीक है। यानी कि जहां से आपका रूट्स ओरिजिनेट करेंगी वहां वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर साइड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ, जिसको हम लोग कोलियोराइजा बोलते हैं। यानी कि जो आपका यहाँ पर रेडिकल और रूट कैप है ये किससे कवर्ड होते हैं, कोलियोराइजा से कवर होते हैं, ठीक है। कोलियोराइजा, ठीक है। यहाँ पर आर दो बार आ रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि बेसिकली ये रूट वाले पोर्शन को कवर करके रखेगा, ठीक है। ये क्या करके रखेगा, रूट वाले पोर्शन को कवर करके रखेगा, ठीक है। दूसरा रीजन जो होता है, जो अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, वो हमारा होता है कोलियोप्टाइल, ठीक है। अब कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर यानी कि प्लूम्यूल की बात हो रही है, यानी कि जो हमारा स्टेम का ओरिजिन होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, यानी कि स्क्यूटेलम जहां पर आपका अटैच है ना, उसके ऊपर जो प्रेजेंट है वहां पर क्या होगा, आपका एपिकोटाइल रीजन होगा, ठीक है। वहां पर आपका क्या होगा, एपिकोटाइल। स्क्यूटेलम के ऊपर आपका जो रीजन देखने को मिलेगा वो क्या होगा, एपिकोटाइल रीजन होगा, ठीक है। अब एपिकोटाइल में क्या होगा, आपका शूट एपेक्स होगा। एपिकोटाइल में आपका क्या होगा, शूट एपेक्स होगा। ये आपका शूट एपेक्स है। एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया, कुछ लीफ प्राइमोर्डिया आपके प्रेजेंट होंगे, जो किसके अंदर एनक्लोज्ड होंगे, वो आपके कोलियोप्टाइल के अंदर एनक्लोज्ड होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आपका शूट एपेक्स है वो कोलियोप्टाइल के अंदर आपका क्या है, बेसिकली क्या है, उसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर एनक्लोज्ड है, उससे प्रोटेक्टेड है। जबकि आपका जो रूट टिप है, जो रूट कैप है, आपकी जो रेडिकल है, वो आपका आपका कोलियोराइजा के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे तो, क्योंकि सीबीएसई के अंदर पूछ भी लेते हैं ना, मान लो, और ज्यादा जो पूछा जाता है वो मोनोकोट का ही पूछा जाता है। वो पूछ लेंगे कि मोनोकोट सीड का आप जो है वो स्ट्रक्चर बताओ, तो ये डायग्राम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे थोड़ा लग रहा है, बट अगर आप इसके पार्ट्स याद रख लेंगे तो आपके लिए बनाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करना, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते रहो।
अभी एग्जाम्स वैसे भी आपके दूर है, तो आप लोग आराम से प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से बना लोगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इसी के साथ हमारा एम्ब्रियो वाला पोर्शन भी खत्म हो गया, ठीक है। एम्ब्रियो वाला पोर्शन भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट सीड। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सीड की, है ना। सीड अब क्या होता है, जब हमारा ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है, तो जो वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड। एंजियोस्पर्म्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सीड बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग सीड बोलते हैं। अब सीड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इनसाइड फ्रूट। फ्रूट के अंदर आपका सीड का फॉर्मेशन होता है। एंड सीड के अंदर क्या क्या होता है, एक तो सीड कॉट होगा और कॉटिलेडन होगा, है ना। हमें अभी हम लोगों ने बात की कि मोनोकॉट सीड होते हैं, डाइकॉट सीड होते हैं, यानी कि कॉटिलेडन ही तो प्रेजेंट है ना सीड के अंदर। तो क्या होगा, वहां पर एक सीड कोट होगा जो आउटर कवरिंग होगी, और हमारा कॉटिलेडन होगा। डिपेंडिंग अपॉन कि मोनोकॉट सीड है या डाइकॉट सीड है, वो डिपेंड करेगा, मतलब वो उस पर वो करेगा कि वहां पर आपका एक कॉटिलेडन है या फिर दो कॉटिलेडन है, ठीक है। और क्या होगा, एम्ब्रियो एक्सिस, और आपका क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो एक्सिस, ठीक है। Cotyledons of embryo are simple structure, generally thick and swollen due to the storage of food reserves as in legumes। यानी कि जो cotyledons होते हैं ना, एम्ब्रियो के जो cotyledons होते हैं, they are simple structure, जो कि जनरली थोड़े से थिक और swollen होते हैं। क्यों, क्योंकि cotyledons के अंदर फूड रिजर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। cotyledons के अंदर क्या होते हैं, आपके फूड रिजर्व्स स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब जो मेच्योर सीड्स होंगे वो नॉन एल्बुमिनस भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन एल्बुमिनस क्या होता है, एल्बुमिनस क्या होता है, वो भी बात करेंगे। बट नॉन एल्बुमिनस को हम लोग एक्स एल्बुमिनस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन एल्बुमिनस को हम लोग एक्स एल्बुमिनस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इनके अंदर कोई भी बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं होता। हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले बात की थी, जब हम एंडोस्पर्म की बात कर रहे थे, कि एंडोस्पर्म या तो क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, या फिर कई बार परसिस्ट करेगा, ठीक है। तो जिनके अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, उन सीड्स को हम लोग बोलेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस। यानी कि इसको आप किससे याद रखेंगे, नो एंडोस्पर्म। नो एंडोस्पर्म, एक्स का मतलब क्या है, मतलब वहां पर एक्सक्लूड किया हुआ हमने किसी चीज को, तो एक्सक्लूड हम किसको कर रहे हैं यहाँ पर, एंडोस्पर्म को। तो जहां पर कोई भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग नॉन एल्बुमिनस सीड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके, पी, पीनट, ग्राउंडनट। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखते हैं, ठीक है। नीट के अंदर भी काफी बार पूछ लेते हैं, और सीयूईटी के अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड्स। अब एंडोस्पर्मिक ही आ गया जिसके नाम में, यानी कि वहां पर क्या होगा, कि कुछ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी कि वो सीड्स जहां पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है, व्हीट, मेज, बार्ले, कोकोनट एंड कैस्टर, ठीक है। ये आपके एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। एक और टाइप के आपके सीड्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, ठीक है। जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड्स। अब क्या होता है, वो सीड्स जहां पर न्यूसेलस के रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जहां पर हम लोगों को न्यूसेलस के रिमेन्स देखने को मिलेंगे, उन सीड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उन सीड्स को हम लोग पेरिस्पर्मिक सीड्स बोलेंगे, ठीक है। उन सीड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड्स, यानी कि वो सीड्स जहां पर आपका न्यूसेलस का कुछ पार्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी व्हाट इज न्यूसेलस, व्हाट इज न्यूसेलस, वो मास ऑफ टिश्यू, ठीक है, जहां पर आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, ठीक है। वो बेसिकली आपको ओव्यूल का सेंट्रल पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जो आपका न्यूसेलस है, ओव्यूल का सेंट्रल पार्ट, जहां पर आपका एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा, ठीक है। जहां पर आपका एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। द रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। यानी कि जहां पर परसिस्टेंट न्यूसेलस प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म, ठीक है। और इसी वजह से इन सीड्स को, जहां पर न्यूसेलस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उनको हम लोगों ने पेरिस्पर्मिक सीड्स बोला, ठीक है। पेरिस्पर्मिक सीड्स, इसलिए उसको हमने
बोला, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक पेपर एंड बीट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और बीट, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स, जो आपके ओव्यूल्स के इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने स्टडी किया था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ओव्यूल्स की कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है जिनको हम लोग इंटेग्यूमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट्स क्या करेंगी, टाइम के साथ में हार्ड होती जाएंगी और वो फाइनली क्या कर लेती है, सीड कोट का फॉर्मेशन कर लेती है। अब ये जो सीड कोट होता है ना, ये काफी टफ होता है, इसीलिए ये क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्शन का काम वहां पर कर रहा होता है, ठीक है। वो वहां पे प्रोटेक्शन का काम करता है। माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट, यानी कि जो माइक्रो पाइल होता है ना, वहां पर क्या होता है, एक स्मॉल पोर हम लोगों को सीड कोट में देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये स्मॉल पोर क्या करता है, इसकी हेल्प से क्या हो पाता है, ऑक्सीजन का एंट्री और वाटर का एंट्री जो है वो सीड के अंदर बाहर हो पाता है। ऑक्सीजन और वाटर का एंट्री सीड के अंदर बाहर हो पाता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही सीड मेच्योर होगा, वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सीड जैसे 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 आपका मेच्योर होगा, वाटर कंटेंट क्या होगा, वो आपका कम हो जाएगा और सीड्स क्या होते हैं, ड्राई, ठीक है। सीड्स जनरली हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, ड्राई सीड्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। 10 to 15% moisture of embryo sac may attain enter a state of just a minute, 10 to 15% of moisture by mass, ठीक है। तो क्या होगा, ओनली 10 to 15% मॉइस्चर हम लोगों को रह जाएगा, बाकी का जितना भी वाटर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि खत्म हो जाएगा, ठीक है। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन, यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एम्ब्रियो की वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिविटी के स्टेज में चला जाता है, जिसको हम लोग डोरमेंसी बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग डोरमेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर क्या होगा, जैसे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, यानी मॉइस्चर मिला, ऑक्सीजन मिला, टेम्परेचर मिला, तो सीड्स क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। यानी क्या होगा, जो आपके ड्राई सीड्स होते हैं, ठीक है, अगर उनको एडिकेट अमाउंट में मॉइस्चर नहीं मिला, टेम्परेचर ठीक नहीं मिला या ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे, वो डोरमेंट हो जाएंगे। बट अगर उनको क्या है, वो कंडीशंस मिल गई, यानी कि वो क्या है, आपके ऑक्सीजन मिल गया उनको, जितना मॉइस्चर चाहिए वो मिल गया, टेम्परेचर एडिकेट मिल गया, तो उस केस में वो क्या हो जाएंगे, वहां पर जर्मिनेट आपके कर जाएंगे, ठीक है। सो ये देखो, डोरमेंसी क्या होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो व्हेन सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट, यानी जब आपका सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपको डोरमेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। वो इनएक्टिव हो जाएगा। जर्मिनेशन क्या होता है, वो एबिलिटी ऑफ सीड जिसकी हेल्प से वो क्या कर पाता है, फेवरेबल कंडीशंस में सीडलिंग प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। जब वो सीडलिंग प्रोड्यूस कर पाएगा, तो उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस एबिलिटी को हम लोग बोलेंगे जर्मिनेशन, ठीक है। उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अब ये फिगर ध्यान से देखो, ठीक है। इस फिगर के अंदर आपको कुछ सीड्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ सीड्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन सीड्स को ना ध्यान से देखो, ठीक है। जो फर्स्ट वाला आपका सीड है आपको देखने को मिल रहा है, जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये आपका किसका है, बीन का। ये आपका किसका है, बीन का। अच्छा देखो, बीन अभी हम लोगों ने यहाँ क्या बात की थी, नॉन एल्ब्यूमिनस था, ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस था, यानी कि यहाँ पर एंडोस्पर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये इसका क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है, और ये इसके पास में क्या है, यहाँ पर दो कोटिलेडन्स है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया है, डाइकॉट सीड हो गया। ये आपका क्या होगा, यहाँ पर एक डाइकॉट सीड हम लोगों को देखने को मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, ये जो आपका सीड है, ये आपका कैस्टर का सीड है, ठीक है। ये आपका क्या है, कैस्टर का सीड है। अब देखो, ये यहाँ पर क्या है, सीड कोट है, अंदर हम लोगों को एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ ना, ये क्या हो गए हमारे, नॉन एल्ब्यूमिनस हो गए, ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस हो गए। यहाँ पर अब देखो, हमें एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो गए, एल्ब्यूमिनस सीड हो गए। ये आपके क्या हो गए, एल्बुमिनस सीड हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमें एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये इसका क्या है, कोटिलेडन है, क्या एक कोटिलेडन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये क्या है, इसका हाइपोकोटाइल, यानी कि रूट एक्सिस, जहां से रूट ओरिजिनेट करेगी, ये इसकी रूट टिप है, और यहीं पे इसका क्या होगा, रूट कैप होगी, ठीक है। और ये आपका फाइनली क्या दिया हुआ है, ये इसका शूट एपिकल मेरिस्टम दिया हुआ है। ये इसका शूट एपिकल मेरिस्टम है, जहां से इसका शूट ओरिजिनेट करेगा, जहां से इसका शूट ओरिजिनेट करेगा, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो है, ये आपका है ओनियन का, ये आपका ओनियन का सीड है, ठीक है। ओनियन का सीड भी ओनियन जैसा ही लग रहा है ना, ओनियन की जो लेयर्स ही लेयर्स होती हैं, तो ये भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर भी देखो सीड कोट हमें देखने को मिल रहा है, एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है, एक कॉटिलेडन प्रेजेंट है, यानी ये भी क्या हो गया, मोनोकॉट हो गया। एंडोस्पर्म भी देखने को मिल रहा है, यानी कि ये भी क्या हो गया, एल्बुमिनस सीड हो गया, एल्बुमिनस सीड हो गया। ये इसकी क्या है, रूट टिप हाइपोकोटाइल के ऊपर, ये इसका क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम, जहां से यानी कि एपिकोटाइल वाला जो एक्सिस होगा वो होगा जहां से आपका शूट का ओरिजिनेशन होगा। और ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका कॉटिलेडन दिया हुआ है, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। ये फाइनली आपका किसका सीड दिया हुआ है, ये आपका मेज का सीड है, ठीक है। ये इसका क्या है, मेज का बेसिकली सीड है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको एक तो पेरिकार्प देखने को मिल रहा है, ये इसका क्या है, यहाँ पर बेसिकली हमें एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका एल्बुमिनस हो गया, ये भी इसका क्या हो गया, एल्बुमिनस हो गया। स्क्यूटेलम, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर स्क्यूटेलम है। कोलियोप्टाइल, ठीक है, कोलियोप्टाइल क्या था, जहां से प्लूम्यूल ओरिजिनेट होगा, ठीक है, प्लूम्यूल देखने को मिल रहे हैं। और फाइनली ये क्या है आपका कोल्यूराइजा, कोल्यूराइजा के अंदर ये क्या है आपका रेडिकल, ठीक है। कोल्यूराइजा के अंदर अभी हमने बात की थी कि रेडिकल क्या होता है, एनक्लोज्ड होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई रूट वाले एरिया की, और ये जो बात हो गई ये होगी आपकी शूट वाले एरिया, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। सीड के हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स भी देख लिए, आपके एनसीईआरटी के अंदर जो है डायग्राम में मेंशन नहीं किया हुआ, यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ सीड्स टू एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स को सीड्स का क्या एडवांटेज देखने को मिलता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। दे हैव बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट। सीड्स के पास क्या होती है, एक बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी होती है, ताकि वो क्या कर सके, नए हैबिटेट के अंदर भी डिस्पर्स कर सके। डिस्पर्स का मतलब वो वहां पर क्या हो सके, फैल सके, तभी तो वहां पर बेसिकली क्या है आपका फर्दर प्रोसेस होगा, है ना। इट हैज सफिशिएंट फूड रिजर्व्स फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग सीडलिंग्स, ठीक है। हमें पता है कि सीड के पास में क्या होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू यंग एम्ब्रियो बाय हार्ड सीड कोट, यानी कि जो हमारा एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्शन का काम कौन कर देता है, सीड कोट कर देता है, ठीक है। जनरेट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेजर एडवांटेज क्या हो जाएगा कि जो आपके सीड्स बन रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से मिल रहे हैं, तो वहां पर हम लोगों को वेरिएशन देखने को मिलेगी, और वेरिएशन देखने को मिलेगी तो न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट, सीड्स दे आर द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर सीड्स ना हो, बीज ना हो, तो इंसान खेती कैसे करेगा, है ना। सो सीड्स फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर एज दे शो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज होती है जिनकी वजह से सीड्स बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर भी होते हैं। पहली क्या हो गई आपकी डिहाइड्रेशन, और दूसरी क्या हो गई डोरमेंसी, ठीक है। इन्हीं फीचर्स की वजह से क्या होता है, हम लोग सीड्स को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जब उसमें वाटर कंटेंट कम होगा, यानी जो आपका सीड्स है वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है। डिहाइड्रेटेड होगा यानी कि उसको एक्यूरेट अमाउंट में मॉइस्चर नहीं मिल रहा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, डोरमेंट स्टेज में एंटर कर जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग सीड्स को स्टोर कर सकते हैं, एंड इन्हीं को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हीं को हम लोग, उन्हीं सीड्स को हम लोग नेक्स्ट सीजन के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सीड वायबिलिटी, ठीक है। सीड्स की वायबिलिटी क्या होती है, ठीक है, यानी कि जो सीड्स हैं वो कितने टाइम तक वायबल रहेंगे। इसी चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पोलन वायबिलिटी भी पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या बात की थी कि पोलन कितने टाइम तक अपनी एक्टिविटी रख पाता है ना, यानी कि वो कितने टाइम तक उस स्टेज में है जब वो क्या कर सकेगा, बेसिकली वहां पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करवा सकेगा, ठीक है। एक्टिवनेस का जो पीरियड है उसको हम लोगों ने वायबिलिटी बोला था। तो वो पीरियड जहां तक सीड्स जो है वो जर्मिनेशन का पावर रखता है, ठीक है, वहां पर क्या था, पॉलिनेशन की वो स्ट्रेंथ रख रहा था। सीड्स के अंदर क्या होगा, वो टाइम या वो टाइम पीरियड जब तक जो सीड्स है उनके अंदर जर्मिनेशन का पावर है, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे सीड वायबिलिटी, ठीक है। अब क्या होता है, जो ऑक्सैलिस होता है, ऑक्सैलिस के अंदर जो सीड वायबिलिटी होती है वो काफी सारे महीनों की होती है, काफी महीनों की होती है। कुछ सीड्स के अंदर पर्टिकुलर डेज की होती है, कुछ के अंदर ईयर्स की होती है, और कुछ के अंदर मंथ्स की भी होती है, ठीक है। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन, ठीक है। जो ल्यूपिनस आर्की आर्क्टिकस है ना, जो आपका जो लुपिनस आर्क्टिकस है, उसको बेसिकली दिस वाज एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है। ये बेसिकली 10,000 साल की डोरमेंसी के बाद भी जर्मिनेट कर गया था, यानी कि इसकी जो हम लोग बोल सकते हैं, अगर
अगर इसका सीड वायबिलिटी है वो कितना है, वो 10,000 साल है। यानी कि आप सोच सकते हैं 10,000 साल इनएक्टिव रहने के बाद भी वो क्या कर गया, जर्मिनेशन कर गया। ठीक है, तो इतनी हाई भी सीड वायबिलिटी हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स के सीड्स की देखने को मिल जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग an archaeological excavation at King's Herod's Palace near the Dead Sea, a 2000-year-old viable seed of date palm, जिसको हम लोग फीनस डैक्टिलिफेरा भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फीनिक्स डैक्टिलिफेरा भी बोलते हैं, तो उसके सीड्स की जो वायबिलिटी पाई गई थी वो कितनी पाई गई थी, 2000 ईयर्स पाई गई थी। ठीक है, कितनी पाई गई थी, 2000 ईयर्स पाई गई थी। ठीक है, now the number of seeds in a fruit is generally equal to or less than the number of ovules in a ovary, यानी कि एक फ्रूट के अंदर कितने सीड्स प्रेजेंट है ना, नंबर ऑफ सीड्स जो प्रेजेंट है आपके फ्रूट के अंदर, वो या तो क्या होगा, या तो उतने ओव्यूल्स के बराबर होंगे जितने ओवरी में प्रेजेंट है, या फिर ओव्यूल्स के नंबर से कम होंगे। ओव्यूल्स के नंबर से ज्यादा कभी नहीं होंगे, ओव्यूल के नंबर से या तो कम होंगे, या ओव्यूल्स जितने प्रेजेंट है उतने ही आपके क्या है, फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कभी भी it will never exceed the number of ovule. ठीक है, it will never exceed the number of ovule. Okay, orchids fruit contain thousands of tiny seeds. Parasitic species like orobanchi and stiga also contain many tiny seeds. ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने सीड्स तक जो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को कवर कर लिया। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया, एक छोटा सा टॉपिक, यानी कि हमको फ्रूट डिस्कस करना रह गया और एपोमिसिस और पॉलीएम्ब्रियोनी डिस्कस करना रह गया। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा इस वीडियो का, यानी कि जो लास्ट पार्ट रहेगा, सॉरी, इस चैप्टर का, उसको हम लोग थोड़ा छोटा ही रखेंगे क्योंकि वो टॉपिक छोटा है, और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से आपकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम इस वीडियो के थ्रू विजिट किया है एंड आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप लोग हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड आने वाले दिनों के अंदर हम लोग और चैप्टर की वीडियोस भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन स्ट्रेटेजीज, वन शॉट वीडियोस, सभी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।